मोर्चा नेता जो है वहाँ से नेता है, स्थानीय नेता, वो ग्रामीणों की जो यहाँ पे आंदोलन में बैठे हैं उसको दरकिनार करके और सोशल का काम को फिर से चालू करना चाह रहे हैं। क्या कुछ कहना है? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है और हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो हम चाहेंगे कि जब तक कि अंतिम वार्ता ना हो, जब तक एक समझौता जिसमें सभी लोग की संतुष्टि ना हो, उससे पहले अगर कार्य को किसी प्रकार की गति दी जाती है तो मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा मतलब असामाजिक व्यवस्था होगी, अराजकता का माहौल होगा और हम लोग नहीं चाहते इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए जो भी ग्रामीण आज 7-8 दिनों से धरने पर बैठे हैं, अपने घर द्वार छोड़कर बैठे हैं, रात को महिलाएं, छोटी छोटी बहनें यहाँ मोर्चा संभाल कर बैठी हैं, एक कोयले के खदान के ठीक ऊपर बैठी है, जहाँ लोग मतलब रहना नहीं पसंद करें, जहाँ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करें, उस जगह पर रात बिताना आज 7-8 दिनों से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वार्ता नहीं होगी, उससे पहले अगर कार्य होता है तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूटेगा। वहाँ के मजदूरों का कहना है कि जयराम दा 5-6 दिन से काम बंद कराया है, वही आकर चालू कराया। हम लोगों को क्या है, आगे खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। देखिए, मैं उन मजदूरों की भावना का सम्मान करता हूँ, कद्र करता हूँ कि हम लोग की लड़ाई लोगों के रोजी रोज़गार के लिए है, लेकिन समस्या ये है कि इस गांव वालों को भी आपको देखना होगा जिनकी पूर्वजों की सारी संपत्ति इस खनन में चली गई है। तो इसलिए अगर ऐसी बात है मजदूरों की तो मैं उनसे चाहूँगा कि उनको अगर हमारे गांव आए, हम लोग उन्हें चावल धान देकर सहयोग करेंगे। अगर हम लोगों पर ऐसा बात हुए कर रहे हैं तो हम लोग वैसे भी हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, हमारे समुदाय का संबंध ही खेत से होता है, हमारे घर से बहुत लोगों का मतलब पेट भरण पोषण होता है। तब वो हमारे गाँव में आए, अगर ऐसी बात है तो संदेश हम तक पहुँचाएँ, हम लोग ज़रूर उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है काम रोकने का, और ये गांव वालों की समस्या है, गांव वालों की ज़मीनें गई हैं, गांव वालों का पूरा गांव गया है, हमारे रहती ज़मीन गई हैं, तो जब तक यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा कार्य प्रारंभ नहीं होगा। ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन चूँकि अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन चलेगा। हमारी मांगे हैं कि प्रबंधन के साथ साथ उच्च पदाधिकारी जो प्रशासनिक हैं उनके साथ टेबल टॉक हो और अंतिम वार्ता हो, क्योंकि हमारे पास फाइलों का एक जमावड़ा पड़ा हुआ है, आश्वासन का एक जमावड़ा जमा होकर इतना फाइलें हमारे पास हैं कि कह नहीं सकते हैं। तो ये रोज़ वार्ता, आश्वासन, उनसे हटकर एक निष्कर्ष निकले और हम लोग भी चाहते हैं कि काम ठप ना हो, काम चले, लेकिन हम इस काम पर चूँकि ये ज़मीनें हमारी गई हैं, पहली प्राथमिकता हमें मिले, हम लोग ये मांग करते हैं। पहली बात तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक प्रशासन के माध्यम से, प्रबंधन के माध्यम से वार्ता की कोई बात नहीं कही गई है। और आज जिस माइंस को लेकर हम लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, जहां कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, और आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्यवासी, जिलावासी और देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पास सत्ता या फिर शक्ति या संपत्ति अर्जित करने में सक्षम होता है तो किस प्रकार से अलोकतांत्रिक कार्य होता है। जहाज चढ़ के जिस माइंस में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उस माइंस के अगर मतलब नियम कानून को जानेंगे तो शायद आपके पाँव के तले ज़मीन खिसक जाएगी। जब भी कोई परियोजना होती है तो उसमें बहुत सारे कुछ मापदंड होते हैं, मानक होते हैं जिनका अनुपालन करना होता है, जैसे प्रदूषण बोर्ड का, आपका वन विभाग का, जल प्रदूषण बोर्ड इत्यादि कुछ विभागों की आपकी अनुमति और स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन आज अगर इस माइंस में हम लोग खड़े हैं और जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये गैर तरीके से ये माइंस चल रहा है। पहली बात क्योंकि हमारे पास बाकायदा आप लोग कागजी के साथ बताना चाहेंगे, ये आपका सबसे पहला लेटर है 2019 में जारी हुआ था। ये मेंबर सेक्रेटरी से जारी हुआ था, राजीव बख्शी के माध्यम से, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर भौरा को लिखते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि दामोदर रिवर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय प्लांटेशन ऑन बोथ साइड, यानी जो दामोदर नदी है इसको दोनों तरफ पेड़ लगाकर सुरक्षित किया जाए। लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि पेड़ों के ऊपर डंपिंग किया जा रहा है। जो अभी डंप हो रहा है, यहाँ का जो मलबा उठाया जा रहा है उसको डंप किया जा रहा है पेड़ों के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर डंप किया जा रहा है। और ये मामला कब का है, जब 30 तारीख चौथा महीना 2019 को एक अखबार में प्रदर्शित हुआ था। वायु प्रदूषण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों, ग्रामीणों पर बरसाई गई गोलियां। तो समझ सकते हैं कि खुद आपका विभाग कह रही है, इन्हें सेक्रेटरीट का मैसेज आता है कि आप दामोदर नदी को क्षति नहीं कर सकते हैं, आप पेड़ पौधों को क्षति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप ग्राउंड वाटर ऑफ एरिया शुड भी प्रोवाइडेड। लेकिन कुल मिलाकर धड़ल्ले से मैंने अलोकतांत्रिक तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आरटीआई, चूँकि भारतीय संविधान में आरटीआई का एक बहुत बड़ा रोल है, एक आम व्यक्ति का एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है आरटीआई के माध्यम से माननीय उपायुक्त को हमने एक चिट्ठी डाला था कि ये जो कार्य यहाँ चल रहा है, माननीय उपायुक्त महोदय, क्या आपसे इसका स्वीकृति लिया गया है? तो बाकायदा डीसी महोदय इसका जवाब ना देते हुए इसको ट्रांसफ़र करते हैं और ये आपका खनन विभाग को भेजते हैं, और एक विभाग है जिसको भेजते हैं कि क्या इसका, और लास्ट में जवाब मिलता है कि हमारे पास इसका कोई दस्तावेज नहीं है। यानी बिना किसी स्वीकृति के, जिसमें आप सोच सकते हैं कि उपायुक्त
की स्वीकृति नहीं है। बाकायदा उपायुक्त से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हम सीएनटी के ज़मीनों में क्यों फंसने जाएंगे, वो तो ज़मीन सीएनटी की है। तो जाहिर सी बात है, स्वीकृति नहीं होने के बावजूद भी धड़ल्ले से यहाँ माइनिंग का कार्य चल रहा है, यानी बाहुबली और माफिया तंत्र किस प्रकार यहाँ हावी है। बाकायदा देखिए डीसी महोदय यहाँ अपना विषय में भी लिख के भेजते हैं। जब उमा शंकर सिंह जो उपायुक्त हैं वो स्पष्ट अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को एक चिट्ठी निर्गत करवाते हैं। उसमें लिखते हैं, धनबाद जिला अंतर्गत झरिया अंचल में मौजा भौरा मौजा नंबर 112 के रैयतों की भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन के आलोक में रैयतों को देय लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में, लाभ यानी मुआवजा। यहाँ स्पष्ट माननीय उपायुक्त जो जिले के सर्वोपरि होते हैं वो बीसीसीएल को लेटर में अपना बाकायदा लिखते हैं, सरकारी लेटर में लिखते हैं, लेकिन आज तक लाभ नहीं मिल पाया है ग्रामीणों को। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम और क्या कर सकते हैं। फिर देखिए प्रमेश कुशवाहा जो अंचल अधिकारी झरिया थे, बाकायदा वो भी उसी लाइन को लिखते हैं कि मैंने मौजा भौरा थाना नंबर 112 CS खाता संख्या 7 एवं 8 से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में भी लिखते हैं। क्या था अंत में कि प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रसिद्ध, यानी जो लोग मुआवजा की मांग कर रहे हैं, जिनका कई एकड़ों में ज़मीन गया है, उसको आप मुआवजा करें। बाकायदा सीओ साहब अपना लिखते हैं कि कहाँ किस प्लॉट में किस मौजा में किसका कितना डिसमिल गया है। यानी कुल मिलाकर कागज़ जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत का देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यानी जो लिखित प्रक्रिया हमारे पास है, उस लिखित प्रक्रिया में तमाम कागज़, चाहे आपका मेंबर सेक्रेटरी की बात हो, जिला के डीसी की बात हो, या फिर सीओ की बात हो, तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्री हैं हमारे पास सरकारी कागज़ हैं सारे। एक भी कोई हमारे ये रजिस्टर के पन्ने नहीं है, हमारे 10 रुपये में जो कॉपी मिलता है उसका पन्ना नहीं है, ये उपायुक्त के लेटर हेड से जारी हुआ है, ये सीओ के लेटर हेड से जारी हुआ है, ये विभाग से जारी हुआ है, जिसमें बार बार इस बात की गवाही दे रही है कि हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बाकायदा बीसीसीएल का भी एक लेटर में है, बीसीसीएल में भी वो भी कह रही है कि हम लोग 26 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर भेजे हैं, जबकि ग्रामीणों का और हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 2 करोड़ का मुआवजा का भुगतान किया गया है, जबकि बीसीसीएल स्वयं अपने लेटर में जारी करती है। बाकायदा आप इसको भी देख सकते हैं, ये बीसीसीएल का स्वयं का लेटर है, सरकारी लेटर है बीसीसीएल का, ऑथेंटिक लेटर है। इसमें बीसीसीएल कहती है कि मतलब भौरा दक्षिण फोरे पेंच में कुल 5.53 एकड़ रेती जमीन तथा 1.80 एकड़ रेती जमीन JRDA के अंतर्गत मुआवजा है, तो कुल 26 करोड़ 85,16,239 रुपये का अनुमोदन किया गया है। तो जब 2 करोड़ रुपए मात्र उपलब्ध करवाया गया है, भुगतान किया गया है रैयत को, तो बाकी 24 करोड़ किस प्राधिकारी के पास है या फिर किस माफिया तंत्र के पास है, इसका कोई जानकारी नहीं है। तो अगर जो लोग इस सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, आज मैं इसी बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि द 4th पिलर द लोकतंत्र के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज इस बात को आप समझिए कि आज किस प्रकार से लोगों को यहाँ ज़मीनों को लूट ली है, लगातार जबरन तरीके से जो ग्रामीणों की ज़मीन है उस पर डंपिंग किया जा रहा है, उस पर लगातार खनन किया जा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सबसे पहले जो भी यहाँ के ग्रामीण हैं उनको एक लीगली तौर पर जो मुआवजा बनता है, मुआवजा मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए, और विशेषकर चूँकि दामोदर नदी है उसको प्रोटेक्शन करते हुए आगे का कार्य करना चाहिए। और जब तक मुआवजा नहीं, जब तक नियोजन नहीं, ग्रामीणों के साथ इंसाफ नहीं, तब तक ये आंदोलन और ये धरना चलेगा। और पुनः लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से अपील होगी, सादर प्रार्थना होगी कि आप हमारी आवाज़ को इतनी दूर तक पहुँचाएं जहाँ से हुक्मरान में भी डर हो कि लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता की और सत्य की जीत होगी। ये टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता का देश है और जनता की जीत होगी। हम लोग ये आशा और उम्मीद करते हैं। 24 घंटे का जयराम था, 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन और प्रबंधन के द्वारा मांगा गया था। 24 घंटा पार हो चुका है और अब जो है कि आप पहुँचे हुए हैं, तो इसको किस तरह से लीड कर रहे हैं, प्रशासन से या प्रबंधन से किस तरह से आपकी बात हुई? देखिए अभी तक कोई बात नहीं हुई है। लगातार हम लोग इस बात को हम लोग भी चाहते हैं कि कई दिनों से ग्रामीण अपने फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बूढ़ी महिलाओं के साथ धरना पर बैठी है। रात को भी यहीं बिताना पड़ता है, रात का भोजन भी यहीं, मतलब तीनों टाइम का भोजन यहीं बनता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, तो प्रबंधन और प्रशासन की देख रेख में उनकी उपस्थिति में वार्ता हो और एक बेहतर वार्ता हो, एक सकारात्मक वार्ता हो, जिससे कि हम लोग भी धरने को समाप्त करें और आगे की दिनचर्या सबका प्रारंभ हो। तो वार्ता के लिए आप सहयोग में हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग वार्ता के लिए सहयोग में हैं, बशर्ते वार्ता सटीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।